तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके लिए हम लोगों ने किया ये है कि एक सर्कल कंसिडर किया हुआ है जिसका जो रेडियस है वो हम लोगों ने उतना ही रखना है जितना कि यहाँ पर एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन के दौरान एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी। यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट यानी ए से बी तक ये ऑसिलेट करना है बी से सी यूँ इस तरह। तो इसका मतलब पहली कंडीशन हम लोगों ने ये तय कर ली है कि जो आपके पास रेडियस है इस सर्कल का वो हमने एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर, जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है उसके इक्वल रखा हुआ है। अब स्टूडेंट उसके बाद देखें हमारे पास जो ये पार्टिकल P है ये मूव कर रहा है ऑन दिस सर्कुलर पाथ, लेकिन हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या करना है, इस मूविंग पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखना है ऑन द डायमीटर CD। एक वर्टिकल डायमीटर के ऊपर समझा रहा हूँ, लेकिन याद रहे आप किसी भी डायमीटर पे देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी चूज़ किया जा सकता था। अभी बहरहाल मैंने जस्ट वर्टिकल डायमीटर चूज़ किया है। तो सपोज़ ये पार्टिकल जो मेरे पास है ये मूव करता है और ये मूव करके सपोज़ इस पोजीशन पे आ जाता है पार्टिकल। तो स्टूडेंट देखें जो प्रोजेक्शन है ऑफ दिस पार्टिकल ऑन द डायमीटर, प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, प्रोजेक्शन बिल्कुल यहाँ पर सामने, प्रोजेक्शन आपके पास यहाँ बनेगा यूँ। जस्ट लाइक आप सोचें यहाँ पर एक लेज़र आपने प्लेस किया है तो जो प्रोजेक्शन है उस बिल्कुल सामने जहाँ लाइट पड़ेगी वो आपका प्रोजेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह जब ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा तो प्रोजेक्शन पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पर। तो स्टूडेंट एक बात देखेंगे हमारे पास, इसका मतलब ये है होगा ये कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा, ये जो हम लोग दोबारा अलग से बना रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, डिफरेंट पोजीशन दिखा रहा हूँ, तो जो इसका प्रोजेक्शन है वो आपके पास क्या होगा, वो अपवर्ड जा रहा होगा। आप देखें जो प्रोजेक्शन है जिसको मैं n कह रहा हूँ, पहले यहाँ पर है फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर। तो आप गौर करें कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ के ऊपर इस पॉइंट P से पॉइंट C तक, यानी इसको यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ तक आएगा, तो स्टूडेंट आपके पास जैसे ही ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा P से C तक, तो आपके पास जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो किधर जा रहा होगा, अपवर्ड। अच्छा नेक्स्ट एक और चीज़ देख लें, अगर सपोज़ उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं, हम समझने के लिए यूँ बनाते हैं, सपोज़ ये पार्टिकल यहाँ पर फिर यहाँ पर, तो अब देखें प्रोजेक्शन किधर आएगा, प्रोजेक्शन जो है वो आपके पास डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो ये है कि पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन द डायमीटर वो कभी क्या होगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन और फिर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जब ये पार्टिकल यहाँ आ रहा होगा। और इसी तरह से जब ये पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा होगा नेक्स्ट, तो आपके पास देखें फिर दोबारा से क्या होगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसका मतलब है जो इसका प्रोजेक्शन है उसकी मोशन आपके पास क्या बन जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन बन जाएगी, अवे फ्रॉम द मीन टुवर्ड्स द मीन, अवे फ्रॉम द मीन टुवर्ड्स द मीन। तो इसका मतलब है जो डिफरेंट आपके पास सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इसका मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट की अगर आप बात करें, चले मैं इसको n कह लेता हूँ, तो जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो आपके पास क्या करता है स्टूडेंट, याद रखना है आप लोगों ने, जैसे ही ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा पार्टिकल, तो उसका जो प्रोजेक्शन है डायमीटर के ऊपर वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और अगर आप इसको जस्ट ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये जो ऑसिलेटर बनाया है इससे आपने बिल्कुल सिंक्रोनाइज करना है, तो हम एक और कंडीशन लिख देते हैं कि जो टाइम पीरियड है ऑफ द सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट, जो सर्कल पे मूव कर रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली उतना है जितना है टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटर। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने कंडीशन लिख दी है। अब इससे क्या होगा कि इसका मतलब है जब आपके पास ये जितने टाइम में एक चक्कर मुकम्मल करेगा उतने ही टाइम में ये भी क्या करेगा, अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। यानी ये आपके पास क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड फिर अदर साइड पे और वापस ये एक ऑसिलेशन। आप ज़रा गौर करें क्या इस दौरान आपके पास ये जो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट था क्या ये भी ऐसे ही नहीं करेगा कि ये अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड आएगा फिर अदर साइड पे और फिर वापस क्या होगा, अपवर्ड। तो ये स्टूडेंट इसका मतलब है जो प्रोजेक्शन पॉइंट है उसकी मोशन बिल्कुल आपको, आप इसको देखें या इसको देखें, आपको ये दोनों मोशन सेम लगेंगी। जैसे ही आपके पास ये अपवर्ड मूव करेगा सर्कुलर मूविंग पार्टिकल 0 से 90 एंगल के दौरान, यानी 0 से 90 एंगल पे मूव कर रहा है,
तो आपके पास जो प्रोजेक्शन है वो भी अपवर्ड जा रहा है अवे फ्रॉम द मीन, और ये भी अपवर्ड जा रहा है। और जैसे ही 90 से 180 की बात करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और यहाँ भी नीचे आएगा। तो ये दोनों मोशन एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपके पास क्या हो, इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो और इसका टाइम पीरियड कम हो। फिर क्या होगा कि इसने यहाँ जाने में इतना टाइम लेना है और ये स्लो ऊपर जाएगा, तब तक ये ऊपर जाके वापस आ रहा होगा, आपको दोनों की मोशन सेम नहीं लगेगी। तो इसका मतलब कंडीशन ये है कि आप लोगों के पास एक तो इस सर्कल का रेडियस और इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड सेम, दूसरा दोनों का टाइम पीरियड भी सेम रखना है। सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। और तीसरी बात, आप कहेंगे चलें जी टाइम अगर 20 सेकंड है तो आप कहेंगे चलें ये 20 सेकंड में इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है और इसने भी 20 सेकंड में ही एक वाइब्रेशन करनी है। लेकिन एक और बात देखें, हम क्या करते हैं, सपोज 20 सेकंड में से ये 10 सेकंड ले जाता है सिर्फ यहाँ तक मूव करने में। तो स्टूडेंट इसने तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को पता है इसने तो 20 सेकंड में से क्या करना है, 5 सेकंड में अपवर्ड पहुंच जाना है और 5 में नीचे। तो आप कहेंगे सर अगर ये यहाँ से यहाँ 10 सेकंड लेगा तो ये तो ऊपर जाके वापस आ चुका होगा, इन दोनों की मोशन फिर हमें सेम नहीं लगेगी। इसका मतलब है एक और बात भी है कि आपने ये ऐसा ना हो कि 10 सेकंड यहाँ कंज्यूम करने, बाकी बचे 10 सेकंड आप कहते हैं फिर अगले 2 ही सेकंड में यहाँ तक आ गया, यानी आपके पास 10 और 2 12 और बाकी 8 सेकंड यहाँ यूज़ कर लें। जबकि इसने ऐसा नहीं करना है, इसने क्या करना है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। तो आपने इसकी मोशन क्या रखनी है, जितना यहाँ से यहाँ टाइम उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर। इसका मतलब ओमेगा क्या होना चाहिए है, ओमेगा मस्ट बी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर आप क्या कहते हैं कि जो आपके पास प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट, जो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द डायमीटर। जो आपके पास मैंने ये नहीं लिखा है कि ऑन द वर्टिकल डायमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी डायमीटर चूज़ किया जा सकता है, तो हमने जनरल लिखा है ऑन द डायमीटर। तो स्टूडेंट इसका मतलब एक तो ये बात है, लेकिन आप लोग देखें अगर मैं कहूँ कि प्रोजेक्शन की मोशन कैसी है तो मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज़ सिंपल हार्मोनिक। लेकिन अगर कहूँ कि सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है, ये दो बड़ी क्लोज चीज़ें हैं जो अलग रखनी है। सर्कुलर मूविंग जो पार्टिकल है इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके प्रोजेक्शन की है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव आए कि सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट हैव, तो जस्ट पीरियोडिक मोशन, उसकी मोशन जो है जस्ट पीरियोडिक है, वो टू एंड फ्रो नहीं है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। और अगर कहे कि सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन की मोशन, तो यस वो पीरियोडिक भी है, वो बार बार रिपीट भी होनी है, और वो साथ आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना। अब सवाल ये है मैंने क्यों ऐसा किया है कि सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन को प्रूव किया है कि ये ऐसी ही मोशन करता है जैसी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो आपके पास इस ऑसिलेटर की मोशन है। तो स्टूडेंट बात ये है कि हमने असल में देखना है इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन। और अगर हम सर्कुलर वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ें, यानी हम सर्कुलर मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोजेक्शन का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें इक्वेशन, और हम कहेंगे ये इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटर है। इसी तरह इस प्रोजेक्शन के मूव करने की वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हमने सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिंक किया है। लिंक इसलिए किया है कि स्टूडेंट हम लोगों ने असल में इस ऑसिलेटर, ये जो मूविंग ऑसिलेटर है, इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन और इसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ड्राइव करनी थी। वो खासा मुश्किल काम था अगर हम जो है वो इसको सर्कुलर मोशन के साथ लिंक ना करते। अब हम क्या करेंगे, हम इस सर्कुलर मूविंग पार्टिकल के प्रोजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे। और क्योंकि ये हमने लिखा है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये कैसी मोशन परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम इसके लिए जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो हम अप्लाई कर लेंगे फॉर एनी ऑसिलेटर जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम वही इक्वेशन यूज़ कर लेंगे जो हम इस प्रोजेक्शन के लिए ड्राइव करेंगे। तो ये हमारे
हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे सपोज़ मैं अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ, देखें जैसे आपके पास ये पार्टिकल पी यहाँ से यहाँ तक स्वीप करता है थ्रू सम एंगल थीटा, तो स्टूडेंट आपको पता है कि पहले आपके पास प्रोजेक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा, फिर प्रोजेक्शन पॉइंट ये n है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ मूव कर गया है। अब मीन से कितना दूर है, वो डिस्प्लेसमेंट हमने x लिखा है, वही मुझे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल से अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और अब आप इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इससे आप लिख सकते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास ट्रायंगल में एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा आपको पता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस लिख लें। परपेंडिकुलर में यहाँ पर आपके पास क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है जो कि आपके पास क्या रहा है, x, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस जो कि रेडियस है, और रेडियस को आपने एम्पलीट्यूड कहा हुआ है। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर में x और इधर x नॉट। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, या थीटा लिख लें या आप इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब है हम लोगों ने क्या किया है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख ली है फॉर द प्रोजेक्शन। और अब कभी किसी भी ऑसिलेटर के अगर आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डील करना हो तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट असल में रीज़न थी हमारी जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंक्रोनाइज़ किया है विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म क्यों कहा है, जब आप यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट ना रखते तो आपको बताया है कि फिर आपके पास जो प्रोजेक्शन की मोशन है वो इसके साथ आपको सेम नज़र नहीं आनी थी, ओमेगा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली आपके पास मूविंग जो ऑब्जेक्ट है वो ज़रूरी है सर्कुलर पाथ के ऊपर, फिर ही उसका प्रोजेक्शन जो है वो एग्जैक्टली वही मोशन आपको देगा जो कि आपके पास इस मास स्प्रिंग सिस्टम ने देनी है। हम समझने के लिए यूँ बनाते हैं, सपोज़ ये और इसी तरह से जब ये पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा होगा, मेन पोजीशन जब ये पार्टिकल यहाँ आ रहा होगा, और इसी तरह से जब ये पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा होगा नेक्स्ट, तो आपके पास देखें फिर दोबारा से क्या होगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसका मतलब है जो इसका प्रोजेक्शन है उसकी मोशन आपके पास क्या बन जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन बन जाएगी, अवे फ्रॉम द मीन टूवर्ड्स द मीन, अवे फ्रॉम द मीन टूवर्ड्स द मीन। तो इसका मतलब है जो डिफरेंट आपके पास सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस की है, इसका मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट की अगर आप बात करें, चले मैं इसको n कह लेता हूँ, तो जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो आपके पास क्या करता है स्टूडेंट, याद रखना है आप लोगों ने, जैसे ही ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा पार्टिकल, तो उसका जो प्रोजेक्शन है डायमीटर के ऊपर वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और अगर आप इसको जस्ट ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो ऑसिलेटर बनाया है, इससे आपने बिल्कुल सिंक्रोनाइज करना है, तो हम एक और कंडीशन लिख देते हैं कि जो टाइम पीरियड है ऑफ द सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट, जो सर्कल पे मूव कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली उतना है जितना है टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटर। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने कंडीशन लिख दी है। अब इससे क्या होगा कि इसका मतलब है जब आपके पास ये जितने टाइम में एक चक्कर मुकम्मल करेगा उतने ही टाइम में ये भी क्या करेगा, अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। यानी ये आपके पास क्या होगा, आप गौर करें क्या इस दौरान आपके पास ये जो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट था, क्या ये भी ऐसे ही नहीं करेगा कि ये अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड आएगा, फिर अदर साइड पे, और फिर वापस क्या होगा, अपवर्ड। तो ये स्टूडेंट इसका मतलब है जो प्रोजेक्शन पॉइंट है उसकी मोशन बिल्कुल आप
के प्रोजेक्शन तो स्टूडेंट जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंक्रोनाइज करके प्रोजेक्शन की मोशन को हमने कहा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन और एक्सेलरेशन इक्वेशन आप लोगों ने ड्राइव की हुई है। हमने ड्राइव तो नहीं करनी है, लेकिन रिजल्ट्स लिखने हैं जो कि हमारी एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस के लिए काम आने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, यानी हम एक्स की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, या आप लोग लिखना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट हम लोग याद करने के लिए हम लोगों ने जो तरीकाकार है वो ये है, आप इस इक्वेशन के अंदर भी जो फर्स्ट इक्वेशन है आप इसमें भी यहाँ पर क्या लिख दें, एक्स नॉट, इस दूसरे वाले में भी आप यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स नॉट, और लास्ट वाले में भी आपने क्या लिखना है, यहाँ पर भी आप लोगों ने लिखना है एक्स नॉट। तो इसका मतलब है तीनों इक्वेशन में आप लोगों ने पहले तो एक्स नॉट लिख दिया, फिर उसके बाद आप लोगों ने तीनों जगह पर ओमेगा लिखना है, लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आप लोगों ने ओमेगा की जो पावर है ये 0 लिखनी है। सेकंड इक्वेशन जो है वेलोसिटी वाली, इसमें ओमेगा पावर 1 लिखेंगे, और जो थर्ड है इसमें ओमेगा पावर 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने लिखना है साइन, कॉस और दोबारा से साइन, यानी इसमें आपके पास क्या आएगा साइन थीटा, और उस दूसरे वाली इक्वेशन में आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा, और जो लास्ट वाली है दोबारा से वहाँ पर आएगा आपके पास तो साइन थीटा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक चीज़ आप देखें, यहाँ पर आपके पास दोबारा से साइन थीटा, लेकिन आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बिल्कुल स्टार्ट में प्रूव करके दिया था एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बट ऑपोजिट। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आना है ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन में, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट लिखा जाता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो हम लोगों ने लिखा, मैं दोबारा से बोल दूं, एक्स नोट एक्स नोट एक्स नोट, ओमेगा 0 ओमेगा 1 ओमेगा 2, साइन कॉज साइन, और लास्ट वाले में नेगेटिव साइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन। अब स्टूडेंट एक एक स्टेप अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, यानी जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको एक स्टेप सॉल्व करते हैं। ओमेगा 0 1 हो गया, और साइन थीटा को आप किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, थीटा की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा टी, तो आप इसकी ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं।
और स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन इसकी 2 बन गई। इस तरह इसको भी एक स्टेप सॉल्व करते हैं, और एक स्टेप सॉल्व करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की एक बात याद करवानी है। हमारी टेक्स्ट बुक में हमने एक बात लिखी थी, जो कॉस थीटा था उसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी, और वो वैल्यू थी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू लिखी, एक्स नॉट इस एक्स नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास एक स्टेप ये सॉल्व होके वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। तो स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये आप लोग नोट करते जाएंगे, दिस वन। अब उसके बाद अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन को आपने एक स्टेप सॉल्व करना है, तो ये जो एक्स नॉट साइन थीटा है, आप देख सकते हैं एक्स नॉट साइन थीटा जो है इसको आप एक्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ जाएगी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, ये एक्स नॉट साइन थीटा इज एक्चुअली एक्स। तो ये भी आपके पास हमने हर एक इक्वेशन को एक एक स्टेप सॉल्व करके इक्वेशन बना रही है। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, और इन इक्वेशन से रिलेटेड जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं अब उसकी तरफ हम चलते हैं। मसलन देखें, आप लोगों के पास एक बड़ी क्लियर बात, अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आप बताएं या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताएं विद रिस्पेक्ट टू थीटा या टाइम, थीटा के साथ लिख लें या टाइम के साथ लिख लें, तो इक्वेशन कैसी है, साइनोसाइडल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये ग्राफ को पूछे तो आप इन जो ग्राफ बना सकते हैं वो कुछ यूँ बनेगा। ग्राफिकली आप एक एनालिसिस बनाने जा रहे हैं, और स्टूडेंट ग्राफिकली देखिएगा, इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कहा जा रहा है तो याद रहे कि ये आपके पास सिचुएशन बनेगी जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, साइन 0 पे 0, फिर साइन 90 पे मैक्सिमम, तो फिर उसके बाद यानी साइनोसाइडल ग्राफ आपने बना देना है। दिस ग्राफ इज़ एक्चुअली द साइनोसाइडल ग्राफ, जिसमें कि आप मार्क कर सकते हैं ये 0 डिग्री है, ये आपके पास जो है जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये 90 डिग्री, ये 180, 270 एंड देन दिस वन इज़ द 360 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक सिचुएशन बन गई है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। अब ये आपके पास है जो ग्राफ हम लोगों ने शो किया हुआ है, ये किसका ग्राफ है, ये असल में साइनोसाइडल ग्राफ है, यानी ग्राफ ऑफ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है विद द थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट दूसरी बात देखें, अगर कहूँ कि वेलोसिटी का ग्राफ कैसा है, तो वो ग्राफ आपके पास कैसा आना है, वो कोसाइन कर्व आनी है। कॉस 0 पे 1 होता है यानी मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ कॉस 0 पे मैक्सिमम 0 डिग्री जब आप एंगल पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम आंसर आना है वेलोसिटी के लिए। और स्टूडेंट इसका मतलब जब 90 पुट करेंगे कॉस 90 पे 0, तो ये ग्राफ आपके पास जो 90 के लिए चलेगा, ये ग्राफ आपके पास सिचुएशन क्या आएगी, यहाँ पर 90 0, फिर 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम। तो स्टूडेंट ये ग्राफ कुछ आपके पास यूँ आना है, इसके ऊपर नेगेटिव मैक्सिमम आ गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा, 270 के ऊपर कॉस जो है वो दोबारा से आपके पास क्या होगा 0, और फिर यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी ग्राफ दिस वन। यानी इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ थीटा को दे के इस और इस इक्वेशन में ग्राफ बना रहे हैं। और स्टूडेंट ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ था फर्स्ट वन, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था, ये ग्राफ असल में किसका था, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का था विद रिस्पेक्ट टू टाइम और थीटा। और ये जो मैंने अब ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ आपके पास किसका है, ये असल में वेलोसिटी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और टाइम, यानी एक साइन कर्व है और एक आपके पास कोसाइन कर्व है। और स्टूडेंट अब देखें, अगर आप लास्ट ग्राफ देखना चाहते हैं, इसमें देखिएगा तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का ग्राफ भी साइनोसाइडल आना है, लेकिन वो इन्वर्टेड साइन कर्व है, नेगेटिव है। तो स्टूडेंट ग्राफ उसका कैसा बनेगा, इन्वर्टेड साइन कर्व बनना तो साइन कर्व है, यानी इस ग्राफ का ऑपोजिट ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट ये आप बनाने जा रहे हैं इन्वर्टेड साइन कर्व, दिस वन। तो दिस वन इज़ एक्चुअली द इन्वर्टेड साइन कर्व, ये आपके सामने है दिस वन। तो स्टूडेंट हम लोगों ने डिफरेंट ग्राफ लिखे हैं। ये ग्राफ आपके पास किसका है, ए का। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने याद रखना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ग्राफ साइनोसाइडल है, जो वेलोसिटी है उसका ग्राफ कोसाइन कर्व है, और जो आपके पास एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ इन्वर्टेड साइन कर्व है। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर एंगल यहाँ पर मार्क कर दूँ, ये 0, यहाँ पर आपके पास ये एंगल 90 डिग्री, दिस वन इज़ 180 डिग्री एंड दिस वन इज़ 270 डिग्री एंड लास्ट दिस वन इज़ 360 डिग्री। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं
कि जब आपके पास अगर आप लोगों ने देखा हो वो सर्कल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे हमने ये सारे सिचुएशन बनाई है, तो स्टूडेंट आप लोगों को दोबारा से वो सर्कल यहाँ पर अगर मैं ड्रा कर दूँ, उस सर्कल में आप लोगों को याद होगा कि यूँ कुछ सिचुएशन हमने बनाई थी। जब आपके पास एंगल 0 डिग्री पे है तो ये जो आपके पास प्रोजेक्शन पॉइंट है ये मीन पे था, और जैसे ही 90 पे होगा तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट एक्सट्रीम पे चला जाएगा, 180 पे दोबारा मीन पे आ जाएगा ये प्रोजेक्शन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, 0 और आपके पास जो 180 हैं, या आपके पास 360 है, 0 कह लें, 180 कह लें, या आप 360, ये वो पोजीशंस हैं जिसके ऊपर जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, एट द मीन पोजीशन। तो इसका मतलब 0, 180 और 360 इनको आप क्या मार्क कर लें, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं, ये मीन पोजीशन को शो कर रही हैं। मैं यहाँ पर आपके पास लिख रहा हूँ ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, एंड 360 वाले को ये मीन पोजीशन है। और स्टूडेंट जो आपके पास जब सर्कुलर मूविंग पार्टिकल किस एंगल पे होगा, 90 पे या 270 पे, तो आपका जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो आपके पास क्या होगा, एक्सट्रीम के ऊपर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 90 है इसको आप मार्क कर लें एज एक्सट्रीम पोजीशन, और जो 270 है इसको आप मार्क कर लें एज द अदर एक्सट्रीम पोजीशन। अब स्टूडेंट इसका मतलब पूरी बात ज़रा आप समझें, हमारे पास सिचुएशन ये बनी है कि जब आप मीन पोजीशन पे बात कर रहे हैं, इसको देख लें, तो ये जो आपका ये वाला ग्राफ है, एक्स का ग्राफ जो है, ये आपके पास स्टूडेंट जो किसको शो कर रहा है, ये 0 है, और आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या है, वो 0 है, और इस वक्त आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं एट द मीन पोजीशन, अगर हम बात कर रहे हैं एट द मीन पोजीशन, तो स्टूडेंट वहाँ पर आपके पास जो है वो x क्या आ रहा है, 0, यानी इस वाली बात कर लें, या चाहे आप यहाँ बात कर लें, यहाँ बात कर लें, ग्राफ आपके पास है। तो यहाँ पर मीन पे आपका ये वाला जो ग्राफ है ये भी 0 पे है, और ये वाला जो ग्राफ है ये भी 0 शो कर रहा है, एक्सेलरेशन भी 0 है, लेकिन इस वक्त जो वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब मीन के ऊपर वेलोसिटी आपके पास क्या आती है, वो मैक्सिमम आती है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है दिस वन, मीन के ऊपर वेलोसिटी। और मैक्सिमम आप कह रहे हैं मीन पे है, इसका मतलब एक्स को क्या करेंगे, 0। तो आप लिख भी सकते हैं कि ये वेलोसिटी जो मैक्सिमम आनी है, ये आनी कितनी है, एक्स को 0 पुट कर दें, क्योंकि मीन की बात है तो एक्स 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर 0, तो बाकी रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट में एक्स नॉट स्क्वायर। तो ओमेगा एक्स नॉट जो है ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब स्टूडेंट चलते हैं एक्सट्रीम के ऊपर, यानी आपका ये जो सर्कुलर मूविंग पार्टिकल है ये कहाँ चला गया है, 90 एंगल स्वीप कर गया है, प्रोजेक्शन पॉइंट एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, यानी इसका मतलब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके सामने आप देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ था वो मैक्सिमम पे है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम पे है, और जो आपका वेलोसिटी वाला ग्राफ था वो कहाँ आ चुका है, 0 पे। तो याद रखने की बात यह है कि जब आप डील कर रहे होंगे एट द एक्सट्रीम पोजिशन, जब आप एट एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, हमने अभी 90 यानी एक एक्सट्रीम की बात की है, आप अदर एक्सट्रीम पे भी देख सकते हैं 270 पे। तो स्टूडेंट देखें इस एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, इस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव मैक्सिमम है, और जो आपके पास इसके सामने एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है वो भी क्या हो चुका है, 90 पे मैक्सिमम, क्योंकि दोनों ग्राफ में साइन है और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो भी आपके पास क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम, लेकिन वो आपके पास क्या होगा इस केस में नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा स्टूडेंट उसके बाद अगर वेलोसिटी को देखेंगे तो इस एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी क्या है आपके पास 0 है, और स्टूडेंट इसका मतलब ये पता लगा कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम के ऊपर। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहीं एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट, यानी एक्स को आपने क्या पुट कर दिया है, एक्स नोट, यानी एक्सट्रीम पे जाके आपके पास मैक्सिमम। तो ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वेशन थी, और ये आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वेशन है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ग्राफ्स को देखा है। अब एक और चीज़ देखें, हम लोगों ने एक चीज़ देखी, 90 एंगल के अंदर सारा बिहेवियर चेंज हो गया है, यानी जो चीज़ें मैक्सिमम थी वो मिनिमम, यानी 0 के ऊपर आप देखें क्या चीज़, यानी 0 एंगल के ऊपर क्या चीज़ आपके पास मैक्सिमम थी, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, बाकी दोनों 0 थे। जैसे ही 90 एंगल स्वीप हुआ तो आपके पास जो मैक्सिमम थे वो आपके पास मिनिमम हो गई वेलोसिटी, और जो मिनिमम थे वो क्या हो गए, मैक्सिमम। तो इसका मतलब फेज़ का डिफरेंस कितना है, वो आपके पास
फेज़ का डिफरेंस 90 का है, 90 के एंगल के बाद सारा बिहेवियर चेंज है। तो अगर आप फेज़र डायग्राम बनाना चाहें स्टूडेंट, तो आप यूँ शो कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है ये आपके सामने यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं बट ऑपोजिट। एक जब पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग ग्राफिकली लिखना चाहें तो जब आपके पास एक्स में और ए में आप एंगल दिखाएंगे तो ये एंगल कितना स्टूडेंट दिखाना है हमने, ये एंगल होगा 180 डिग्री। यानी इस वक्त हमने यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन शो किया है और उस तरफ जो है वो आपके पास क्या शो किया है हमने, वो डिस्प्लेसमेंट। दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों इकट्ठे ही इंक्रीज होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर वेलोसिटी देखें तो वो दोनों के साथ क्या है, 90 के डिफरेंस के साथ है। 90 का एंगल जैसे ही आप स्वीप कर जाएंगे तो जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ। तो स्टूडेंट इसका मतलब अगर पूछा जाए कि फेज़ डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में फेज़ डिफरेंस, तो वो आपके पास कितना है, वो स्टूडेंट आपके पास 180 है। यानी ये फेज़ डिफरेंस आपके सामने है, दिस वन। और अगर आपसे कहा जाए कि फेज़ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपके पास कितना है, 90 है। इसी तरह फेज़ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ये कितना है, ये 90 है। तो स्टूडेंट एक लास्ट बात और देख लेंगे, फेज़ डिफरेंस के हवाले से हमने बात की। एक लास्ट बात और देखें, यहाँ से एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इनके दरमियान में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ए का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एंगल ना पूछा जाए बल्कि ग्राफ ऑफ द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आना है। लेकिन स्टूडेंट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए सेकंड के अंदर, जहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप कहेंगे फोर्थ में भी ऐसा ही है, एक एक्सिस पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यस यू आर राइट कि यहाँ पर जो ग्राफ आपके पास बनता है वो ग्राफ आपके पास बनता है वो ग्राफ आपके पास यही बनता है जो हम कह रहे थे, ग्राफ है बिटवीन द एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इस एक्सिस के ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बट विद ऑपोजिट साइन आपके साथ है। ये आप देख रहे हैं ऑपोजिट साइन है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से लिंक्ड कुछ जो चीज़ें थी आपके साथ पास, यहाँ से कुछ चीज़ें और अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी सामने आपके लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन और जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर है, जल्दी से बताएं इस की रेशियो जो है वो किसके इक्वल आएगी। तो एमसीक्यू के लिए आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो रेशियो है इट विल कॉल्ड, ये क्या कहलाएगी। तो स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एक्स नॉट। तो इसका मतलब है आपके पास जो बच जाएगा वो सिर्फ बचेगा ओमेगा। तो ये आपके पास इसका मतलब है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो आपके पास क्या है, वो रेशियो क्या कहलाती है आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी तरह स्टूडेंट एक और बात है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ किस इक्वेशन से हम लोगों ने डील करना है। ये वो इक्वेशन है जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताएगी। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन करेंगे अबाउट दिस, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताता चलूँ स्टूडेंट, ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में साइन है, वेलोसिटी इक्वेशन में कॉज है और एक्सेलरेशन में दोबारा से साइन है, इन्वर्टेड साइन। ये मैंने उस वक्त लिखी हैं व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सपोज मोशन स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन हो तो फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने जहां साइन है वहां कॉज लिख देना है और जहां कॉज है वहां साइन, यानी फिर इस और इस इक्वेशन में कॉज आएगा और इस इक्वेशन में आपके पास साइन आ जाएगा। बहरहाल हमारे पास यहाँ रेफरेंस क्या था, हमने ये मोशन लिखी है व्हेन ऑसिलेटर स्टार्ट मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो तब हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी है। अब हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरह से कवर होना है, क्या ये यूनिफॉर्मली कवर होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन द इक्वल टाइम इंटरवल, या ये वेरिएबल होगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं।
तो स्टूडेंट सपोज हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास, तो स्टूडेंट जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंक्रोनाइज करके प्रोजेक्शन की मोशन को हमने कहा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक्स जीरो का स्केल, ये जीरो का हम, चलो स्टूडेंट इक्वेशन में आपका द मीन पोजीशन